Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shiny Law with Dr. Mithun. यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्या आज की डेट में इंडियन सोसाइटी को इसकी ज़रूरत है या पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे अप्लाई हो गया है, एनफोर्स हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है? इन क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसमें हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये एक बहुत ही यूनिक फीचर इंडियन सोसाइटी का हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग पंथ के लोग जो हैं वो एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम से रहते हैं। और इंडिया में जो कल्चरल जो बेसिक फाउंडेशन है, ये सारे ही लोगों को एक साथ लेके चलता है। उनको अपने अपने प्रैक्टिसेस, अपने अपने कल्चर को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, फोस्टर करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देता है। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये कंसेप्ट विथ रेफरेंस टू द सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, यह यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ना यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा लॉ है जिसे हम यूनिफॉर्म मैनर में अपने जो रिलेशंस एक दूसरे के साथ हम मेंटेन करते हैं, उसमें हम ऐसे किसी लॉ को एडप्ट करते हैं, एनफोर्स करते हैं और उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी ये जितने भी ह्यूमन रिलेशंस में जो सिविल ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं, उन सिविल ट्रांजैक्शंस को एक ही लॉ से, एक ही कानून से हम जब रेगुलेट करते हैं, तब हम मानते हैं कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक ही प्रोसीजर कोड या एक ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जब सारे ही लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन, क्रीड जब रेगुलेट करता है, तो हम मानते हैं कि ये सिविल लॉ है जो उस क्रिमिनल को या क्राइम को एक ही कानून से इंडियन सोसाइटी में रेगुलेट करता है। ऐसे ही सिविल प्रोसीजर भी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, पार्टनरशिप एक्ट भी है, और ऐसे बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस है, बहुत सारे जो लॉज है, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशंस हैं, जो सिविल ट्रांजैक्शंस हैं, जो हम एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं, उसको एक ही लॉ से रेगुलेट करना, उसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंडियन सोसाइटी में पहली बार हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं या इसे पहली बार हम एडप्ट करने जा रहे हैं, तो इसका आंसर भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि 1950 से या उसके पहले भी इन द ब्रिटिश एरा ऐसे बहुत सारे लॉज जो है उसको हमने पहले ही एडप्ट किया, एनफोर्स किया, जो कि सारे ही लोगों को एक साथ एक ही पर्टिकुलर मैंडेट में, ऑर्डर में रेगुलेट करके जाते हैं। और इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ही नहीं, और कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पे आने जा रहा है या लाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे जो नैरेटिव सेट किया जाता है या सेट किया जा रहा है, वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा गलत है। और इसके लिए पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है या ह्यूमन रिलेशंस है, जो सिविल मैनर में हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको एक ही लॉ से रेगुलेट करना, उसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंसेप्ट में, डेफिनेशन में अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जितने भी यहाँ पे लॉज मैंने आपको बताए जो कि सिविल ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करते हैं, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि वो एक ही कानून से हमें गवर्न करे। लेकिन हमारी दिक्कत कहाँ पे है?
तो हमारी दिक्कत है कि जो पर्सनल लॉज है, पर्सनल लॉज की जो प्रैक्टिसेस है, वो प्रैक्टिसेस किसी भी मैनर में अंडर द यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आनी चाहिए। जैसे मैरिज है, सक्सेशन है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पे ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे अलग अलग रिलीजन हैं और उन रिलीजन में अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। तो हिंदू का पर्सनल लॉ अलग है, मुस्लिम का पर्सनल लॉ अलग है, वैसे ही क्रिश्चियन का है, पारसी का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें अंडर ईच पर्सनल लॉ जो सेरेमनी है, प्रैक्टिसेस है, प्रॉपर्टी के जो रूल्स है, वो भी अलग अलग तौर पे हम देखते हैं। और इसके चलते जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में दिया है, इसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे रिलीजियस वॉर क्रिएट होता है और हम भी एक वॉरियर कैंप बन के यहाँ पे तैयार होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। और इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक सेंसिटिव इशू बनाया जाता है। लेकिन हमें हिस्टोरिकल फैक्ट एंड करंट सिचुएशन ऑफ सोसाइटी, इसमें अगर हम जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि इवन इन द मैरिज फॉर एग्जाम्पल वी ऑलरेडी एक्सेप्टेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दो अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे शादी कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमने इंटरकास्ट मैरिजेस का हर एक को ओपन करके दिया है। हर एक जो बंदा जिसको लगता है कि वो कंसेंटेड एडल्ट है, दे कैन डिसाइड देमसेल्व्स टू मैरी, nobody can obstruct them or nobody can stop them. So in that, already in the province of marriage, we accepted the uniform civil code. In the succession, we have not yet accepted in totality the uniform civil code. And because of that, जहाँ पे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो हमने सिर्फ नाम उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो प्रॉपर्टी रिलेटेड हम जो लॉज को अंडरस्टैंड करते हैं अंडर द हिंदू लॉ, वी अंडरस्टैंड कि वी आर ट्राइंग टू अटेन द वेरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे अंडर द हिंदू लॉ जो वुमेन के राइट हैं उसको हम स्लोली ग्रेजुअली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जिसमें वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, एंड दैट इज द साइन विच वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ नीड ऑफ सच पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सिविल लॉ, जो कि हमने इनडायरेक्टली with different laws और with different nomenclature with different label पहले से ही एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे हम जब उसको इन अ डिफरेंट मैनर लेते हैं, जैसे कि हिंदू है तो दूसरी शादी अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम जो है उसको 4 शादियाँ अलाउड है, और वो फिर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है। और फिर मुस्लिम बोलेंगे कि हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी। आजकल हम देखते हैं कि जब हम पैसा खर्च करने जाते हैं तो सोचते हैं कि कैसे पैसा खर्च करें। तो मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम सोसाइटी भी प्रैक्टिकली दे आर थिंकिंग, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इवन दैट आल्सो, कि whether they can be in general the taking the liberty of solemnizing the 4 marriages। ऐसा है क्या कि हर एक फैमिली में मुस्लिम कम्युनिटी के 4 शादियाँ ही कोई भी पर्सन, कोई भी मर्द करता है? तो ऐसा नहीं है। तो ये प्रैक्टिकलिटी के साथ हमें इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखना चाहिए। उसमें
ये भी मेथड हमें अडॉप्ट करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है कोई ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करने वाला, एनफोर्स करने वाला, किसी के ऊपर इम्पोज करने वाला लॉ नहीं होना चाहिए, जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये अंडरस्टैंड किया था कि देयर शुड बी ऑप्शन टू द पीपल। तो आज की डेट में भी अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो ये एक मेथड हो सकता है कि जिसमें हम लोगों को इनिशियल स्टेज में उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर आने के लिए एक ऑप्शन दे दें। जो लोग उस सिविल लॉ के अंदर, कॉमन सिविल लॉ के अंदर वॉलंटरीली आना चाहते हैं, उसको हम वहाँ पे थ्रू डिक्लेरेशन उसके अंदर ले सकते हैं, सो दैट एक जनरल एटमॉस्फियर, एक जनरल कंसेंसस वहाँ पे क्रिएट हो सकता है। एंड देन स्लोली ग्रेजुअली जो इंडियन सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूसीसी शुड नॉट बी देयर। एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के सामने दिखाना और फिर उसके अगेंस्ट वहाँ पे एटमॉस्फियर क्रिएट करना, इस बात के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का एडवांटेज जो है या डिसएडवांटेज जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं लेना चाहिए, या फिर यूसीसी के चलते वोट बैंक पॉलिटिक्स करना और फिर लोगों को सिर्फ वो प्रॉमिस देना, जैसे कि 1950 से वो आर्टिकल 44 वहाँ पे है, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट ने वो विल पावर नहीं दिखाया कि जो उसको इम्प्लीमेंट करे। और इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है विथ रेफरेंस टू दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। रादर लेट द पीपल डिसाइड वेयर दे वांट टू गो, अंडर विच लॉ दे वांट टू गवर्न। सो वो ऑप्शन के साथ अगर गवर्नमेंट ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाता है तो वहाँ पे उसको हम इन अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री मैनर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ इससे अगर कुछ फ्रिक्शन तैयार होता है, कॉन्फ्लिक्ट तैयार होता है, कॉन्ट्राडिक्शन तैयार होता है और उसके ऊपर पॉलिटिक्स अगर होता है तो दैट वुड नॉट बी टेनेबल, दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल फॉर द इंडियन सोसाइटी। तो आई होप कि यूसीसी जो है आने वाले दिनों में एक हार्मोनियस, पीसफुल और एक यूनिफाइड एटमॉस्फियर इंडियन सोसाइटी में क्रिएट करेगा और इससे इंडियन सोसाइटी और अच्छी तरह से डेवलप होगी। इस आशा के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।